to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया। अमूमन हमने देखा है कि जिस दिन देश का आम बजट पेश होता है उस दिन शेयर मार्केट ऊपर या नीचे होता है। उसे मार्केट सेंटिमेंट की तरह देखा जाता है कि शेयर मार्केट सरकार की घोषणाओं पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जब वित्त मंत्री 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करती हैं तो शेयर मार्केट देखने वाले लगातार मार्केट को वॉच करते रहते हैं। लेकिन आज के दिन लोगों की निगाहें 9 बजे से शेयर मार्केट पर जम गई थीं। वित्त मंत्री के भाषण के 2 घंटे पहले ये सब हुआ, क्योंकि इस दिन एक बड़ी कंपनी के शेयर गिरने की आशंका थी और वैसा ही हुआ ही। मार्केट खुला और पेटीएम के शेयर्स गिर गए। इतने गिरे कि बिकवाली भी कठिन हुई। क्यों? क्योंकि बैंकों के बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर नकेल कस दी। फिर कंपनी को सफाई देनी पड़ी, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरें लगाकर प्रचार करने वाली अरबों रुपए की एक कंपनी का भविष्य खतरे में तो आ ही गया है। आज के दी ललन टॉप शो में हम प्रमुखता से इन्हीं अपडेट्स पर बात करेंगे, बजट और पेटीएम। जानेंगे सारे सवालों के जवाब, लेकिन सबसे पहले जानते हैं दिन की कुछ सुर्खियां। पहली सुर्खी झारखंड से है। राजधानी रांची में आज भी राजनीतिक गहमागहमी बनी रही। कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से ईडी ने 10 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं। इस पर एक बार फिर सुनवाई होगी 2 फरवरी की रोज। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सरकार बनाने को लेकर जेएमएम विधायक राज्यपाल से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जेएमएम विधायक दल के नए नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एक चिट्ठी लिखी। कहा कि राज्य में लगभग 18 घंटों से कोई सरकार अस्तित्व में नहीं, इसलिए विधायकों और जनता की आपसे उम्मीद है कि राज्य को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालें, एक्नॉलेज करें जो मेजॉरिटी का दावा वो कर रहे हैं। चंपई सोरेन ने लिखा कि उन्होंने 47 विधायकों के समर्थन का दावा बीते रोज ही राज्यपाल को पेश कर दिया था। इस चिट्ठी के बाद राज्यपाल ने आज शाम 5:30 बजे विधायकों को बुलाया। चंपई सोरेन के साथ कुछ जेएमएम विधायक राजभवन पहुंचे भी, लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सुनिए चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया। अब दूसरी सुर्खी पर चलते हैं। ये वाराणसी से आई है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद से संबंधित है। 1 दिन पहले वाराणसी की जिला अदालत ने मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जिला प्रशासन की देखरेख में 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात व्यास तहखाने में पूजा की भी गई। पूजा संपन्न होने के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी तामील की गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। हालांकि जिला अदालत के फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने बुधवार रात ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना होगा। यहीं पे होती है सुर्खियां समाप्त। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बजट की। आपने आज खबरों में एक शब्द बारहा सुना होगा, अंतरिम बजट। ये क्या होता है हम लगातार आपको बता रहे हैं। जो हमारी खास पेशकश है 24 का बजट, उसमें यहाँ पे हम फिर से एक रिकैप दे देते हैं। ये होता है हमारे खर्च का हिसाब। कैसा खर्च? इसे समझने के लिए आपको सरकार की कमाई समझनी पड़ेगी। सरकार कमाई कैसे करती है? सरकार मान लीजिए अगर 100 रुपये कमा रही है तो इसमें 28 रुपये सरकार कर्ज से उठाती है, यानी कर्ज लेती है 28 रुपये का। 19 रुपये इनकम टैक्स से सरकार को मिलते हैं, 18 रुपये जीएसटी से मिलते हैं और दूसरे किस्म के टैक्सेस से, 17 रुपये कॉरपोरेट टैक्स से मिलते हैं, 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी यानी शराब जैसी चीज़ों पर लगने वाले टैक्स से मिलते हैं, 4 रुपये कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क से, और बचे 8 रुपये सरकार फाइन और अपने मालिकाना हक वाली कंपनियों के मुनाफे से कमा लेती है। अब सरकार के पास पैसा आता है तो उससे वो खर्च भी करती है जनता के लिए कल्याणकारी स्कीमें चलाकर। सरकार इसके लिए निर्णय लेती है और खर्च करती है, और फिर सरकार हमें बजट के जरिए बताती है कि उन्होंने हमारा पैसा कहाँ खर्च किया और आगे आने वाले वित्त वर्ष में और कहाँ खर्च करना चाहती है, कैसे खर्च करना चाहती है। और इसके लिए ही वो एक प्रपोजल को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं जिसे कहा जाता है बजट प्रपोजल। जब इसके ऊपर पार्लियामेंट वोट कर देगा, उसे पास कर देगा, तब वो इस साल का बजट बन जाएगा।
अंतरिम बजट, जिसे हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, एक अस्थायी और आम बजट से छोटा बजट होता है। इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाता है। इस बजट में जिक्र होता है कि अगली सरकार चुने जाने तक जो खर्च किया जाना है सरकार की तरफ से, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। वैसे अंतरिम बजट भी पूर्ण बजट की तरह ही होता है अपनी सूरत और शक्ल में। जितने लेजर, जितनी किताबें छपनी होती हैं एक पूर्ण बजट में, उतनी अंतरिम बजट में भी छपती हैं। और जितने टेबल्स, पाइस, चार्ट्स और जितने प्रोजेक्शंस दिए जाने होते हैं एक फुल बजट में पूरे साल के लिए, अंतरिम बजट में भी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रपोजल होता है। लेकिन जो सरकार पैसा मांगती है पार्लियामेंट से, वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है, चुनावों से पहले तक, तब तक के लिए जब नई लोकसभा अस्तित्व में आ जाए, नई सरकार अस्तित्व में आ जाए और वो अपना बजट पेश कर दे। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी को मिलाकर उन्होंने एक टर्म गढ़ा, ज्ञान, और कहा कि सरकार का फोकस इस समूह की ओर है। प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि वो इन्हीं 4 जातियों में मानते हैं और किसी जाति में नहीं मानते। वित्त मंत्री ने और क्या उपलब्धियां गिनाई, आप ग्राफिक्स देखिए, उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI दोगुना हो गया है। साल 2014 से 2023 के बीच 596 अरब डॉलर यानी 4,945 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। ये यूपीए सरकार के दौरान यानी साल 2005 से 14 के बीच आए निवेश का दोगुना है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान FDI को फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया का नाम भी दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया है, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया है, जिससे लोगों की आय बढ़ी है। जनधन खातों में 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भेजे गए हैं और जिससे इन खातों में 2,70,000 करोड़ रुपए की बचत आई है, जमा हुई है लोगों के पास ये रकम। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। इनमें छोटे किसान भी शामिल हैं। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का फ़ायदा मिला। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट नाम से 1,361 मंडियों को जोड़ दिया गया। सरकार का कहना है कि इससे 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भी हो रहा है। फिर वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की पीएम मुद्रा योजना के जरिए 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। इन लोन्स की कुल राशि 22.5 लाख करोड़ है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम, इनसे युवाओं को मदद मिल रही है। सरकार का दावा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के जरिए 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेन किया गया। 3,000 नए ITIs की स्थापना की गई। IIT नहीं, ITI। उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थान भी खोले गए। इनमें 7 नए IIT थे, 16 IIIT थे, 7 IIM थे, 15 एम्स थे और 390 विश्वविद्यालय शामिल थे, यूनिवर्सिटीज़। सरकार का ये भी दावा है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। पिछले 10 सालों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का एनरोलमेंट 28% बढ़ा है। साइंस, तकनीक, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में महिलाएं 43% हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 3 तलाक को अवैध करार देने के लिए बने कानून, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए बने कानून को सरकार ने उपलब्धियों में गिनाया। दावा है कि ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 70% मकानों का मालिकाना हक महिलाओं के पास है या वो जॉइंट ओनर हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है, 149। वहीं 7 सालों में हवाई यात्री भी करीब 84% बढ़ गए हैं। भारतीय एयरलाइंस ने 1000 नए विमानों का ऑर्डर दिया है। पिछले 7 सालों में 47,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। इन सालों में हाईवे बनाने की स्पीड 3 गुना हो गई, ये दावा किया गया। इसके अलावा रेलवे की अगर बात करें तो सरकार ने बताया कि 2023 में 27 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। 7 सालों में पटरी बिछाने की स्पीड भी दोगुनी हुई। सरकार ने एक और उपलब्धि गिनाते हुए राजकोषीय घाटे का जिक्र किया। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे के अनुमान को 5.9% से कम करके 5.8% कर दिया। वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान सरकार ने लगाया है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित खर्च 44,90,000 करोड़ बताया, जबकि सरकार को 27,56,000 करोड़ की आय हुई है। सरकार की उपलब्धियां आपने सुन ली। इन उपलब्धियों के दावे और खासकर सरकार के राजकोषीय घाटे को समझने के लिए हमने बात की है एक्सपर्ट से। आप उनकी राय भी सुनिए। देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता है
FISCAL, इसको हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं। और अगर मैं इसको बहुत आसान शब्दों में समझूं तो आप मान लीजिए आप घर चलाते हैं, घर में आपकी आमदनी होती है महीने का और कुछ खर्च करते हैं आप। बस इसी को देश के बैकग्राउंड में आप ले लीजिए कि देश में जो आय होती है सरकार को, यहाँ बात सरकार की हो रही है, सरकार को जो आय होती है और सरकार जो खर्च करती है, इसके बीच में जब डिफरेंस होता है, मान लीजिए आपके घर के खर्चे ज्यादा हो, आय कम हो, तो इसको हम डेफिसिट कहेंगे। डेफिसिट का मतलब होता है जो कमी पड़ जाती है। देखिए 5.8% इस साल का तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही हम उसके 55% तक पहुंच गए थे। और सरकार को जो आने वाला रेवेन्यू है, आप देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने का तरीका क्या है। उसका तरीका यह है कि आपके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, तो हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में करीब 20% बढ़ोतरी हुई है। तो उसको देखते हुए 5.8% पूरा हो जाएगा अगले साल का, बल्कि लग सरकार ने इसको 5.1% रख दिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 26 पे जाएं तो सरकार ने इसको 4.5% रखा है। तो ये सारा जो फिस्कल डिसिप्लिन इसको कहते हैं, मतलब जो सरकार इस सारे को मैनेज करती है। मैं आज लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए एक और जरूरी बात बता दूं जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, कि एक लॉ है जिसको हम कहते हैं FRBM। FRBM का मतलब होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। तो केंद्र और राज्य सरकारें जो भी अपना ये राजकोषीय घाटा मैनेज करती है, इस कानून के अंतर्गत उनको करना होता है। कोविड से पहले ये मात्र 3% होता था फिस्कल डेफिसिट। कोविड के बाद पूरी दुनिया का फिस्कल डेफिसिट अस्त व्यस्त हो गया, बिगड़ गया। अब ये इतना चल रहा है, सरकार धीरे धीरे इसको वापस 3% की तरफ ले जा रही है और 26 का लक्ष्य 4.5% रखा है। अब इसको पूरा कैसे किया जाएगा कि टैक्स की कलेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे, तो एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो टैक्स रेवेन्यू होता है जो आपको टैक्सेस से और आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो केंद्र सरकार का शेयर होता है, इसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार विनिवेश करती है, और भी सरकार को छोटी मोटी जगह से आय होती है, सरकार ने कुछ लीज पे दी होती है, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है। इन दोनों को मिला के हमारा रेवेन्यू बनता है। अब अगर आपकी आय है ज्यादा और खर्च है कम, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो फिस्कल सरप्लस हो गया। पर ऐसा होता नहीं है, आपका खर्च है ज्यादा और आय है कम, तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो इस घाटे को कम करने के लिए मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब जो घाटा पड़ा, आप कहां से आएंगे पैसे, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ सरकारें क्या करती हैं, जैसे अमेरिका में पीछे हमने देखा कोविड में, उन्होंने धड़ाधड़ डॉलर छापे। कुछ सरकारें नोट भी छाप लेती हैं, कम पड़ा भाई सरकारी छापती है नोट, उठा के नोट छाप दिए, सेंट्रल बैंक को कहा कि आप नोट छाप दो। पर यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरीके से इन्फ्लेशन या महंगाई को बढ़ोतरी मिलती है, देश में पैसा ज्यादा हो जाता है, सामान कम हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। जनरली सरकार क्या करती है, जो सरकार ने आपने बजट का आज भाषण सुना हो, कि सरकार इसमें फिर उधार लेती है, लोन लेती है, और ये लोन उठाए जाते हैं मार्केट से। मार्केट से लोन का अर्थ है सरकार ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करती है, जिसके माध्यम से अब आम आदमी भी इसमें सब्सक्राइब कर सकता है। 10,000 रुपए से ऊपर है तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये इस तरीके से इस घाटे को पूरा किया जाता है। ये तो हो गई उपलब्धियों के बाद। इसके बाद वित्त मंत्री ने घोषणाएं शुरू की। चूंकि ये एक अंतरिम बजट है, इस वजह से सरकार के हाथ कुछ बंधे रहते हैं। सरकार किसी नई बड़ी स्कीम की घोषणा नहीं कर सकती, लेकिन अपनी पुरानी स्कीम्स में वो विस्तार ज़रूर कर सकती है, फंड्स एलोकेट कर सकती है, उन स्कीम्स के टारगेट ग्रुप्स को थोड़ा और विस्तार दे सकती है। तो सरकार आज अपने अंतरिम बजट में क्या घोषणाएं कर सकी, अब ये जान लेते हैं। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इनके लिए पैसा आवंटित होगा। देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें सौर ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। मध्य वर्ग के जो लोग किराए पर या झोपड़पट्टी या गैर कानूनी कॉलोनी में रह रहे हैं, उन्हें अपना घर खरीदने या बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा योजना को आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाया जाएगा ताकि प्रति हेक्टेयर 3 से 5 टन उत्पादन बढ़ाया जा सके, निर्यात को 1 लाख करोड़ तक बढ़ाया जा सके और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार पैदा किए जा सकें। 5 एक्वा पार्कों की भी स्थापना की जाएगी। देश में लखपति दीदियों की संख्या में 2 से 3 करोड़ का इजाफा किया जाएगा। बता दें कि लखपति दीदी स्कीम केंद्र सरकार की वो स्कीम है जिसमें गाँव में मौजूद महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए
काम सीखकर हर साल 1 लाख रुपए या उससे अधिक की कमाई कर सकती हैं। टेक के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक रिसर्च पूल की स्थापना की बात की गई। इस पूल में होंगे 1 लाख करोड़ रुपए। पूल यानी एक कॉपस फंड की बात है और इस पैसे से 50 सालों तक ब्याज मुक्त लोन रिसर्च के लिए दिया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में टेक रिसर्च के लिए नई स्कीमें लॉन्च की जाएंगी, ये भी ऐलान हुआ है। इसके बाद वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार रेलवे कॉरिडोर्स बनाने वाली है नए। ये कॉरिडोर माल ढुलाई और यात्रियों का आना जाना सुगम बनाएंगे और 3 तरह के होंगे। पहला कॉरिडोर होगा ऊर्जा, मिनरल और सीमेंट के लिए, दूसरा कॉरिडोर पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। इन तीनों कॉरिडोर के पीछे सरकार का मकसद है कि इससे पब्लिक ट्रेन्स की आवाजाही को सुगम किया जाए, साथ ही ट्रेन्स की स्पीड भी बढ़ाई जा सके। रेलवे पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर की ट्रेनों में मौजूद 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड पर लाया जाएगा ताकि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में बढ़ोतरी हो सके। रेलवे के बाद अगला बड़ा ऐलान ऊर्जा के क्षेत्र में था। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो करने का लक्ष्य जो है उसे पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ और निर्णय लिए हैं। ये वैसे नेट जीरो की बात हो रही है, जैसे कोयले को गैस में बदलने का प्लांट लगाने का फैसला, कोल गैसिफिकेशन। हमारी सरकार हर साल भारी मात्रा में नेचुरल गैस, मीथेन और अमोनिया आयात करती है। इन गैसेस का उपयोग गाड़ियों, फैक्ट्रीज और घरों में और चूल्हों तक होता है। सरकार ने कहा कि इस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 100 मीट्रिक टन यानी 1 लाख किलो क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों में देश के मौजूदा कोयले को गैस और लिक्विड में बदला जा सकेगा। इसके अलावा गाड़ियों में पड़ने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और घरों के चूल्हों में जाने वाली पाइप नेचुरल गैस PNG में धीरे धीरे बायोगैस को मिलाया जाएगा। इसके बाद टैक्स की बात करने के पहले वित्त मंत्री ने कुछ और घोषणाएं की, जैसे राज्यों को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षद्वीप का भी नाम लिया गया। लक्षद्वीप समेत हमारे द्वीप समूहों में भी पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या से उपजी चुनौतियों पर चिंतन और निवारण के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। इसके बाद बजट का वो हिस्सा है जिसका लगभग सभी को इंतज़ार रहता है। वैसे इंटरिम बजट था और टैक्स में किसी बड़े अनाउंसमेंट को लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोग इंतज़ार तो करते ही हैं। टैक्स स्लैब्स, वित्त मंत्री ने साफ किया कि वो इस बजट में इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST या VAT, इनमें कोई बदलाव अनाउंस नहीं किया गया है। आप जितना इनकम टैक्स भरते आए थे, कम से कम अगले बजट तक आपको उतना ही टैक्स भरना है। टैक्स के स्ट्रक्चर को बेहतरी से समझने के लिए हमने बात की है टैक्स एक्सपर्ट्स से भी, आप उनकी भी राय सुनिए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इस साल काफ़ी बड़ी है और डेफिनेटली सरकार के पास थोड़े से एक्स्ट्रा फंड्स इसको मतलब है कि है जो वो टैक्स पेयर्स को रिलीफ के तौर पे दे सकते हैं, जिससे टैक्स रेट जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इंटरिम बजट था, ये साल का आखिरी बजट नहीं है। हर साल यूनियन बजट एक ही आता है, लेकिन जिस साल इलेक्शन होता है उस साल 2 बजट आते हैं, एक इंटरिम और फाइनल। आइडियली इंटरिम बजट में बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं और वो नहीं देखने को मिले हैं। फाइनल बजट में आपकी जो उम्मीदें हैं मुझे लगता है आप उनको बरकरार रखिए। हो सकता है फाइनल बजट में वो उम्मीदें आपकी पूरी हों, क्योंकि टैक्स पेयर्स की डिमांड बहुत सालों से रही है कि टैक्स में अच्छा खासा रिलीफ मिलना चाहिए। जो जितना रिलीफ जो टैक्स पेयर्स चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं पिछले 2-4 सालों में, लेकिन वो इतने नहीं हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स को खुश कर सके। तो डेफिनेटली जो डिमांड्स हैं वो अभी भी हैं और फुल बजट में हो सकता है वो हमें फुलफिल होती हुई दिखें। कि जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, अगर हम उसको देखें तो उसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। बहुत आउटडेटेड हो चुका है हमारा इनकम टैक्स एक्ट और जैसे जैसे हर साल बजट आता रहता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो उस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है इनकम टैक्स एक्ट की मुझे लगता है वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल आप ओल्ड और न्यू रिजीम को ही देख लीजिए जो सारे टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज करके बैठे हैं। तो बेसिकली जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं। पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यानी कि जो पर्सनल टैक्स रेट्स हैं उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना है। टैक्स पेयर्स को डेफिनेटली रिलीफ देना है। साथ में कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनका आज कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। वैसे सरकार ने एक ऐलान ज़रूर किया जिससे कई टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। सरकार का कहना है कि 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। दरअसल देश के बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे इनकम टैक्स जो बकाया हैं, जो डिमांड नोटिसेस उनको गए हैं,
कई साल, 2 साल, और सरकार का ये भी कहना है कि 1962 तक जाते हैं। इतने पुराने डिमांड नोटिस इशू हुए हैं लोगों के। इसकी बकायदारी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स डिमांड। तो सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि साल 2009-10 तक की 25,000 तक की जिनकी बकायदारी है, जिनको 25,000 तक का डिमांड नोटिस आया है, और 2014-15 तक की 10,000 तक की बकायदारी को सरकार माफ़ कर देगी। ये पूरा प्रावधान क्या है, आपको फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, आपको पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आप एक्सपर्ट से समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं सिर्फ इनकम टैक्स के लिए होता है। अगर कोई इनकम टैक्स की आपकी डिमांड है और वो डिस्प्यूटेड है और वो 25,000 रुपए तक अगर है तो, और 2010 तक की डिमांड है तो उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगी। और अगर ये डिमांड 2015 तक की है तो सिर्फ 10,000 रुपए है, मतलब 10 से 15 के बीच, 2010 से लेकर 2015 के बीच में 10,000 रुपए। इसके पीछे मुझे जो कारण दिखाई देता है वो ये है कि 10 साल से ज़्यादा हम पेपर नहीं संभालते, क्योंकि लॉ हमें कहता है कि ज़रूरत नहीं है। 10 साल से पीछे की डिमांड्स, क्योंकि सरकार ने कंप्यूटराइज्ड कर दिया सारा सिस्टम, तो मैनुअली पेपर किसी के पास नहीं मिल रहे हैं, ना असेसी के पास है, ना डिपार्टमेंट के पास है। तो आपका मान लीजिए टीडीएस कटा 2010 में, आपकी तो उम्र नहीं लगती इतनी कि आप उस वक्त नौकरी कर रहे होगे और आप ये पैसे कमा रहे थे, लेकिन मैं ज़रूर हूँ उस कैटेगरी में। मैंने 2010 में अगर मेरा कहीं टैक्स कटा और मुझे उसके मेरे टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला किसी भी वजह से, इनकरेक्ट पैन नंबर था या इनकरेक्ट कोई भी चीज़ हुई, तो सरकार मेरे से उस टैक्स की डिमांड करती है। अब मेरे पास या तो वो फॉर्म 16 हो तो मैं प्रूव करूं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जाऊं कहां डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट फेसलेस हो गया है, जहां मैं जा नहीं सकता। मैं लेटर भेजता हूं, मुझे रिप्लाई नहीं आता। डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम यह है कि 10,000 रुपए को रिकवर करने के लिए उनका एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसकी एक कॉस्ट है। आप देखिए, जब उन्होंने बात की 1962 से, तो अगर 62 से सरकार को 10,000 रुपए भी लेने थे तो कितनी तो चिट्ठी डाली जा चुकी होंगी, कितने लोग उस पर काम कर रहे होंगे उस रजिस्टर को संभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे एक बिजनेसमैन अपनी खाता बही को देखता है और बोलता है रिकवरेबल नहीं है यार, छोड़ो, ये कौन 2,000 रुपये लेने के लिए लड़का भेजोगे, उससे ज़्यादा तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है। तो उस तरह से सरकार ने इस पर फैसला लिया कि हम अपनी कॉस्ट को बचाएं और अपना काम, ध्यान जो है अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं। और हमारे लिए अच्छा ये है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझे हुए थे उससे हमें बाहर निकाला। तो ये डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूटेड डिमांड का एक उन्होंने दिया, बिल्कुल वेलकम स्टेप है। पर मुझे लगता है कि अमाउंट बहुत कम है। ये 25,000 रुपये अगर हम 2014 की बात करते हैं तो छोटा, बहुत छोटा को एसएससी है। ज़्यादातर लोग तो जमा करा चुके, क्योंकि 5-7 हज़ार रुपये के लिए कोई वेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतने रिमाइंडर्स आ रहे थे पिछले दिनों में। अगर आपको याद हो तो एसएमएस और ईमेल कि हर आदमी परेशान था उससे, और कागज़ नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली सबने इसको क्लोज डाउन करने की कोशिश की। इस बजट के बाद आई तमाम किस्म की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक हलकों से भी। सुनिए किसने क्या कहा। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। शिक्षा के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया, किसानों के तरफ ध्यान नहीं दिया, गरीबों के तरफ भी ध्यान नहीं दिया, मिडिल क्लास के तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपने रंगीले भाषण को आप बोलते रहे। SC ST बैकवर्ड्स के लिए हम कुछ करेंगे, हम ये कर रहे हैं, वो, अरे है सो उनका बजट रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है कि ये बजट में कुछ भी नहीं है। और इसके हर क्षेत्र में गिरावट आई है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है। तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं।
और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि बहुत हुई बेरोजगारी की वार, अब की बार मोदी सरकार कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल बीत गए, कहां है नौकरियों का हिसाब किताब? क्या 20 करोड़ नौकरियां इस देश के लोगों को मिली हैं? बिल्कुल नहीं मिली। बहुत बड़ी बात होगी अगर 1 करोड़ भी नौकरियां पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दी हैं। इसके अलावा लैपटॉप पर हम तमाम किस्म के एक्सप्लेनर्स बजट पर बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें देखें और समझें ताकि हम सब अपने पैसे का हिसाब और बेहतर तरीके से समझ सकें। इस गुजारिश के साथ चलते हैं दिन की अगली बड़ी खबर की ओर जो पेटीएम से जुड़ी है। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पेटीएम ऐप इंस्टॉल होगा। इसी पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लग गया है रेगुलेटर्स की तरफ से, और ये झटका दिया है बैंक्स ऑफ बैंक्स ने, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया गया है। जो कंप्लायंस की जानी चाहिए थी आरबीआई के नियम्स की, उनके हुक्मों की, वो तामील नहीं हुई है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि ऐसा एक्शन लिया क्यों गया। 11 मार्च 2022 की तारीख पर आप चलिए, इस दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया था। कहा कि आपका जो पेमेंट बैंक है वो नए ग्राहक नहीं ऐड कर सकता। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम का ऑडिट करवाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक कि आप जो एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ ही बिजनेस कीजिए। अब चूंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, लोगों का पैसा वो जमा भी करता है, तो उससे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे हुक्म को मानना पड़ता है। अगर आपको हिंदुस्तान में बैंकिंग सर्विस देनी है तो आपको आरबीआई के आप पे नॉर्म्स लागू हो जाते हैं। आरबीआई के 2022 के आदेश के बाद पेटीएम के सिस्टम का ऑडिट हुआ, रिपोर्ट आरबीआई के पास भी गई। आरबीआई ने जो 31 जनवरी को नोटिस जारी किया, उसके दूसरे पॉइंट में दावा किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां दिखाई दी, और ये भी पता चला कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की। ये नियम कैसे थे और कैसी अवहेलना हुई, एक्सपर्ट से आप समझिए। सर देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो कंटिन्यूसली नॉन कंप्लायंसेस कर रहा है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, प्लस केवाईसी के रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। मेरे तरफ से एक पॉइंट है जो मैंने नोट किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने बोला हुआ है कि आप जो भी बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, किसी बंदे की एफडी हो रही है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर किसी बंदे को दिया जा रहा है, तो वो उनके पैन कार्ड पे रिपोर्ट करना होता है। दिस मे बी अ पॉसिबल रीज़न, ये मेरी कैलकुलेशंस है, आई एम नो रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑन दैट, मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि आप अगर अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट खोलेंगे ना, जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो वहाँ पे आपको हर बैंक का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये तक का भी इंटरेस्ट रिपोर्ट होता है। लेकिन मैंने इतनी ITRs फिल करी हैं, उसके बावजूद मुझे कोई ITR में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में पेटीएम बैंक का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो मे भी एक रीज़न ये हो, जो अभी और पिक्चर क्लियर होगी जब पता चलेगी वो कौन कौन सी नॉन कंप्लायंसेस कर रहे थे। इस बाद आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत जो आरबीआई के पास पावर है उसका इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का हक रखता है। इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निम्न आदेश जारी किए, जो हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की राशि नहीं जमा की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, बैंक अकाउंट्स, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। ये पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है। अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी आपको, अगर आपका पैसा है तो वो 29 फरवरी के बाद भी आप निकाल सकते हो। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे भेजे नहीं जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं होगा। लेकिन अगर खाते में पैसा है, आपने पैसा जमा किया था पेमेंट बैंक में, आपका 100 भी रुपया है, तो आप उसको 29 के बाद भी निकाल पाएंगे, उस पैसे पे खतरा नहीं है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा करना होगा। और इसके साथ ही सोशल मीडिया उन दावों से भर गया कि ये पेटीएम अब काम नहीं करेगा। लेकिन हम यही साफ करना चाहते हैं कि ये सारे नियम
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेके, अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा रखा है और लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। यानी अगर आप पेटीएम के ज़रिए पैसे ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट्स के लिए करते हैं, पैसा स्टोर नहीं करते, खाता नहीं बनाया, किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक करके आप पेटीएम ऐप से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करते रहेंगे। ये सिर्फ पेमेंट्स बैंक अगर आप यूज़ करते हैं तब के लिए है। वैसे चिंतित होने की ज़रूरत है पेटीएम को। उनका एक बड़ा ऑपरेशन अब दांव पे है और उनका भविष्य संकट में। उन्होंने आज यानी कि 1 फरवरी को अपना बयान भी जारी किया और कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL RBI द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। हम चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट्स, वॉलेट, फास्टैग्स और NCMC खातों में जो अपनी राशि जमा है उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या पेटीएम की राह इतनी आसान है? आगे क्या हो सकता है? किस दिशा में जा सकती है इतनी बड़ी कंपनी? हमने ये सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फ्यूचर इसका देखिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अगर नॉन कंप्लायंसेस सीवियर निकली और पेटीएम उसको नहीं बचा पाया तो कोई बैंक इसको टेक ओवर करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको बताता हूँ, येस बैंक जब बैंकरप्ट हुआ था या उसकी हालत जब ख़राब हुई थी तो हुआ क्या था, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी और गवर्नमेंट ने कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, इन सब से उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कराया और उनको मैनेज कराया। तो कुछ हद तक अगर नहीं बनी बात, पेटीएम बैंक्स नहीं बचा पाया, तो इसको इसी तरीके से कोई ना कोई बैंक को, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर इसको टेक ओवर कराना पड़ेगा। अब पेटीएम के शेयर में अगर किसी का पैसा लगा है तो उन लोगों का कंपनी पर जो भरोसा है वो RBI के बैन के तुरंत बाद शेक हुआ है। 31 जनवरी को जहां पेटीएम के शेयर 761 रुपये 20 पैसे पर बंद हुए थे, 1 फरवरी को मार्केट खुलने के साथ ही शेयर के दाम 609 रुपये पर आ गए, यानी कि 152 रुपये 20 पैसे की गिरावट दर्ज हुई पर शेयर। यानी पैसा लगाने वाले अपने शेयर बेच रहे थे। ऐसे में आम शेयर धारक किस राह पर जाएं? आप एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, जिस हिसाब से जिस हिसाब से नोट उनके लिए दिया गया है, जो कंप्लायंस इश्यूज़ की बात की गई हैं और जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये नया नहीं है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और जिस पे कि थोड़े एक्शन लिए गए थे और कुछ दिन के लिए उनके नए अकाउंट ओपन करने पे रोक लगाई गई थी। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिलेवार में ये गलती कंपनी कहीं ना कहीं से कर रही है और इस वजह से इस तरीके की संभावना यहाँ पर बन पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत करेक्शन आ गया, मैं यहाँ पर खरीद लूँ, तो आपका पैसा काफ़ी रिस्क में है। तो मुझे लगता है इस टाइप के स्टॉक्स में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना का ख्याल रखिए और अपने बजट का भी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ हम अभी ले रहे हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।